गुड इवनिंग। और आज डेट है ये 13/1/2023। जो आज लेक्चर 16 हुआ है मणिकांत सर का, खान सर यूपीएससी क्लास में। तो आज हम देखते हैं सर क्या क्या पढ़ाए हैं और हम सर से क्या क्या सीख पाए हैं, उसी का हम और सब प्लस में हम नोट्स भी निकाल लिए हैं। जो पीडीएफ में जो आता है नोट्स, वो प्रिंट आउट करके निकाल लिए हैं। और लेक्चर 16 में तो ये उपयुक्तवादी और उदारवादी और उपयुक्तवादी पर पढ़ाए, थोड़ा सा पढ़ाए थे। तो हम रिवीजन ऑलरेडी पिछला क्लास में कर चुके हैं, तो उसको हम नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि इसमें लेक्चर 16 में जो क्लास में जो हुआ है, और उसमें तो बेसिकली सर पढ़ा है तीन अधिनियम, जो तीन अधिनियम एक्ट जो हुआ था। ये चार्टर एक्ट जो पहला तो 1813 में हुआ था, फिर दूसरा 1823 में, मतलब 10 साल बाद हुआ था दूसरा, और फिर तीसरा हुआ था मतलब 20 साल बाद 1853 में। ये तो 1800 जो ये एक एक्ट है जो ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी पर बताया गया, मतलब उसे मतलब सही सही तरीका से उसे इस्तेमाल किया जाए, उस सही तरीका से उसे मतलब कंट्रोल में किया जाए। तो वही इसीलिए ये तीनों जो चार्टर है पर्सनली मतलब कंपनी के, इस कंपनी के चार्टर के अति कंपनी के मतलब एक तरह से वो कह सकते हैं खिलाफ के लिए बनाया, मतलब उसके विरुद्ध बनाया गया, क्योंकि कंपनी अपने मनमानी के अनुसार अपना वो व्यापार कर रहा था। वस्तुओं को आयात निर्यात कर रहा था अपना। वो कुछ वो मतलब ब्रिटिश सांसद को और ब्रिटिश सरकार को पैसा, बिजनेस का पैसा उसे नहीं दे रहा था। अपने अपने जो व्यापार से उसे मुनाफा हो रहा था, वो खुद वो मतलब अमीर हो रहा था। और तो सरकार की नज़र में आ गया, और साथ साथ में पूंजीवादी जो पूंजीपति जो थे उसके नज़र में आ गया ये कंपनी। तो उसके अनुसार ये तीनों एक्ट मतलब ये तीनों एक्ट उसके खिलाफ बनाया। तो हम देखते हैं ये 1813 के ये चार्टर एक्ट में क्या हुआ है। तो पहला हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। जो मतलब एकाधिकार समाप्त मतलब कह सकते हैं कि कंपनी का मतलब मनमौजी के अनुसार से वो अपना कंपनी के कंट्रोल कर रहा था। जो ब्रिटिश कंपनी जो था, वो अपने सरकार परमिशन दिया उसे बिजनेस करने का, लेकिन वो क्या कर रहा था कि अपने अपना अपना तरीका से बिजनेस चला रहा था। कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा था वो ब्रिटिश सरकार को। तो इसलिए वो क्या किया कि जब ये 1813 का एक्ट में लाया, तो ये एक अधिकार उसका जो कंपनी का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका जो रिपोर्ट जो होता है बिजनेस का रिपोर्ट, उसे गवर्नमेंट को मतलब नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ, समाप्त कर दिया। फिर ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों के साथ व्यापारियों के भारत के व्यापार करने की छूट मिल गई। ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को जो मतलब कंपनी के सिवा और कोई कंपनी होता, वो क्या हुआ कि वो भी अब मतलब इंडिया में जाकर व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। वे भारत के बिना रोक टोक के ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बिक्री के लिए आ सकते थे। मतलब जो भारत में बिना रोक टोक ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री के लिए आ सकते थे। मतलब अब कंपनी जो था अब इंडिया में उस मतलब कोई रोक टोक नहीं करेगा, इसलिए वो बिजनेस कर सकता है। चीन के व्यापार क्या हुआ कि जो बिजनेस क्या हुआ, एकाधिकार समाप्त कर दिया, बिजनेस करना मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो चाइना से भी व्यापार जो कर रहा था, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। आप जो पूरा डिटेल में बात की इसके बारे में। और जो चाइना के साथ जो चाय और इसका जो व्यापार कर रहा था, वो क्या हुआ कि वो कंटिन्यू रहा। अब देखते हैं ब्रिटिश पूंजीपति का इस बात के लिए दबाव दबाव रहा कि सरकार भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले ले, किंतु सरकार के दायित्व के लिए अब तैयार नहीं थे। मतलब जो औद्योगिक पूंजीपति जो थे, वो मतलब सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे कि वो डायरेक्ट कंपनी के नहीं लेकर सरकार, मतलब जो इंडिया का जो कंट्रोल कर रहा था वहाँ के ब्रिटिश आर्मी, वो अपना हाथ में डायरेक्ट ले ले गवर्नमेंट। बट जो गवर्नमेंट इसके लिए वो तैयार नहीं था फिलहाल। मतलब अभी कंपनी ही तैयार था। एकाएक मतलब एकाएक कुछ भी होता है घटना, मतलब कुछ भी होता है तो क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसको तैयार होने के लिए समय चाहिए। तो सरकार समय मतलब वो रेडी नहीं था, मतलब प्रशासन व्यवस्था मतलब चलाने के लिए। तो
फिर हम देखते हैं कि सरकार इस दायित्व के लिए लंबे तैयार नहीं थी। इस पर चार्टर एक्ट माध्यम से 20 मतलब अब क्या हुआ कि 20 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी को अब कहा दिया कि तुम वो व्यापार मत करो, लेकिन तुम प्रशासनिक व्यवस्था तो संभालो, क्योंकि तुम प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए संभाल लो उसे 20 वर्षों तक, मतलब 20 साल तक उसे दे दिया कि तुम अभी से 20 वर्ष, मतलब 1813 के बाद, मतलब 20 वर्ष, तो क्या कह सकते हैं 1813, 23 और मतलब 33 तक, हाँ सही में 33 तक, ये 33 तक मतलब 20 साल, 20 साल मतलब ये ब्रिटिश कंपनी उस मतलब प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार से बोल दिया, और ब्रिटिश उदारवादी चिंतकों के इस दावे को व्यवस्था देने के लिए उसके उद्देश्य को भारत को सभ्य बनाना है। मतलब जो ब्रिटिश उदारवादी जो थे वहाँ के जो विचार जो बड़ा बड़ा सोच रखते थे, उनका कहना था कि भारत एक सभ्य बनाना, भारत देश को एक सभ्य बनाना है। भारत में वैज्ञानिक शिक्षा एवं साहित्य के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन प्रदान, जो वहाँ के जो इंडिया में मतलब इंडिया में जो शिक्षा व्यवस्था खराब था, तो उसको सही करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1 लाख प्रति वर्ष के उसे दान करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए, जिसमें हम बताया गया है कि ये मतलब साहित्य और शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और साहित्य पर ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर फिर वो क्या किया, मतलब फिर क्या किया कि वो ईसाई मिशनरियों के लिए लाइसेंस लेकर धर्म का प्रचार, मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि मतलब इंडिया में जाकर घूम घूम कर तुम ईसाई धर्म का प्रचार करो, उसे मतलब जो जो प्रचार करता था ईसाई धर्म का, उसे क्या हुआ कि मतलब ब्रिटिश सरकार ने उसे मतलब एक लाइसेंस प्रोवाइड किया कि आप ये सब इतना इतना लोग आप मतलब लीजिए, ये लाइसेंस और ईसाई धर्म को आप पूरा इंडिया में आप मतलब प्रचार कीजिए। मतलब आप मतलब हम सब देखते हैं कि कहीं जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कितना लोग बोलते हैं कि आप शिव गुरु को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो मतलब उनका उनका वो भी एक तरह से वो क्या होगा, अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपना मतलब अपना भगवान जी का प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरह से होता है कि मतलब धर्म में उनको ये करने के लिए, धर्म के जोड़ने के लिए, इसीलिए ब्रिटिश उस समय था कि उस समय था जो था मतलब ब्रिटिश सरकार जो था वो एक लिमिट ग्रुप को बनाकर और उसे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। हम्म, फिर हम इसके बाद 1813 के अधिनियम के बाद फिर 1833 का अधिनियम आता है, जो चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो जो पहले जो बंगाल के गवर्नर जो थे, अब उसे उसे अब मतलब परिवर्तन करके अब जनरल गवर्नर कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। जो पहला गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिक जो था, उसके उसके विरोध में हम इसी आधार पर विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम जनरल गवर्नर बनाया गया, विलियम बेंटिक को। फिर इसी चार्टर के एक्ट के तहत विधि निर्माण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई, तथा पहले विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकेले की नियुक्ति हुई। जो पहले विधि सदस्य के जो लॉर्ड मैकेले जो थे उनके पहले मतलब नियुक्ति हुआ। इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा उन्मूलन की बात की गई। इस आधार पर लॉर्ड एनवेरो के समय 1843 में इस दास प्रथा का अंत कर दिया। जो दास प्रथा जो चला आ रहा था वो क्या किया कि लॉर्ड एनवेरो ने 1843 में से समाप्त कर दिया। लॉर्ड एल्मलो जो 1843 में दास प्रथा को खत्म किया, ठीक है। फिर यह भी घोषणा की गई कि सरकार की सेवाओं के भारतीय के साथ स्वर्ण, जन्म, नस्ल आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो था वो लागू हुआ कि अब क्या कि अब जो ब्रिटिश सरकार घोषणा कर दिया कि अब इंडिया में ना तो वर्ण, जन्म और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव होगा। इससे उस टाइम पे होता था, पूरा होता था, लेकिन अभी भी कुछ कुछ कहीं कहीं होता है। 1853 के अब चार्टर, अब 1833 के बाद अब देखते हैं 1853 में क्या हुआ था।
तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत में 1853, अब हम देखते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम। तो अब इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत छोड़ दिया गया। जो जो भारत का प्रशासन जो था वो अब ब्रिटिश सरकार जो था कि ब्रिटिश कंपनी डायरेक्ट उसे प्रोवाइड कर दिया कि आप ब्रिटिश कंपनी को कि आप अब इंडिया का प्रशासन व्यवस्था को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अब परंतु इसके लिए इसी प्रकार से सीमा निर्धारित नहीं था, मतलब छोड़ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मतलब ब्रिटिश कंपनी कंट्रोल कर रहा था। अब मतलब अब इसका हम एक पहले जो चार्टर अधिनियम, फर्स्ट चार्टर अधिनियम में जो 1813 में हुआ था, उसमें क्या हुआ कि 20 वर्षों तक दिया था। अब क्या हुआ, 1800 जब 20 वर्ष होने के बाद 1853 में कि 1853 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार उससे पूरा कंट्रोल दे दिया कि अब आप ऐसा कोई सीमा नहीं, आप जब तक अब अनलिमिटेड टाइम तक आप प्रशासन व्यवस्था संभालिए ब्रिटिश कंपनी को। तो इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवा की नियुक्ति की आदि के प्रतियोगिता परीक्षा भी लिया गया। मतलब इस एक्ट जो 1853 के एक्ट जो था, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सिविल सेवा का जो परीक्षा जो है उसी टाइम से स्टार्ट हो चुका था और अभी तक चलता आ रहा है। अब हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं 2024 में हम 2024 में फर्स्ट हम 2 अटेम्प्ट लेंगे। 2 अटेम्प्ट में दो मेरा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे इसे। देखिए हम पूरी तरह से हम पूरा मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा मेहनत करने का। और अभी तो स्टार्ट है, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। मुझे अपने आप में बहुत पूरा बदलाव चाहिए। बहुत कुछ खोए हैं, उसको पाना है आगे चलकर और अपना देश को बदलना है। एक अच्छी तरह का देश बनाना है और हम और आप सब साथ मिलकर बनाएंगे। तो चलते हैं। और इसके बाद हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं कि डायरेक्टर्स की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी। जो डायरेक्टर जो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो जो डायरेक्टर की संख्या क्या हुआ कि पहले 1824 कर दिया, फिर इस 1853 के एक्ट में 24 से फिर 18 कर दिया, मतलब कम कर दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद अनुमति दी, इसी नए प्रेसिडेंसी के निर्माण के उसके सीमाओं को परिवर्तन कर दिया। फिर पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन की घोषणा की गई। जो लेजिस्लेटिव उसे हम बोलते हैं विधानमंडल को। तो हम अब हम देखते हैं कि आधुनिक भारत का खंड 2 जो पहले हम पढ़ चुके हैं, औद्योगिक चरण और औद्योगिक चरण सॉरी वनिक चरण, औद्योगिक चरण। अब पढ़ रहे हैं हम वित्तीय चरण जो उपखंड है, आधुनिक उपखंड उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है इसका। जो हम ये अब पहला तो हम इसके बाद हम जो वित्तीय चरण जो अब पढ़ेंगे 1858 के बाद जो हुआ वो पढ़ते हैं हम। इसका जो मेन उद्देश्य है, 2 उद्देश्य है इसका मेन उद्देश्य। पहला उद्देश्य है भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। अब क्या हो गया, अब इसमें हम वित्तीय चरण में देखते हैं कि अब जो ब्रिटिश लोग था, ब्रिटिश कंपनी जो था, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपति जो था, अब वो यहाँ अब निवेश करना चाहता था, इंडिया में अब निवेश करना चाहता था, पैसा को निवेश करता, मतलब निवेश करके फैक्ट्री बनाकर जिस प्रकार करके। इसलिए ये कहा गया, मतलब ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश उद्योगपतियों को पूंजी निवेश के लिए भारत में अब आना। दूसरा है 1857 के विद्रोह जैसी घटना पुनरावृत्ति। जो 1857 जो अभी ये पढ़ाई नहीं सर बता रहे थे कि ये आगे पढ़ाएंगे हम। तो हम ये दूसरा उद्देश्य 1857 को कि मतलब जो 1857 जब विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, अब वो विद्रोह को किसी तरह कंट्रोल करना और आगे ऐसा विद्रोह ना हो इसे कंट्रोल करना। तो हम देखते हैं उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण क्या है। पहला है भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश करना। ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हो गया था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन था, वहाँ पे जो फैक्ट्री जब खोला था, वहाँ जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था, वहाँ क्या हो गया, ब्रिटिश पूंजीपति मतलब एक पैसा बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे संग्रह हो गया था, मतलब संचय हो गया था, जमा हो गया था।
तो उसे अब वो पैसा को अब इन्वेस्टमेंट करना था इंडिया में, तो वो अब क्या हुआ, इंडिया आया तो यह था कि पूंजी को कहाँ निवेश, अब प्रश्न यहाँ था, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी सोच रहा था कि ब्रिटिश सरकार सोच रहा था कि वो पैसा अब कहाँ मतलब इन्वेस्ट किया जाए। तो उसको नज़र आया कहाँ, अब उसको नज़र आया इंडिया, तो इंडिया में वो आया। तो चूंकि उपनिवेश का श्रम रास्ता था, इसलिए पूंजी पर आधुनिक मुनाफे की गुजर रही थी। 1858 के पश्चात भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी आगमन हुआ। 1858 जो 1857 जो युद्ध अति विद्रोह हुआ, उसके बाद एक साल बाद 1858 में जो हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में अब इसे यहाँ इंडिया आया, मतलब अपना पूंजी को निवेश करने के लिए, अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया आया। तो हुआ तो यह पूंजी रेलवे, खनन क्षेत्र और नौ परिवहन क्षेत्र, सरकारी कर्ज, चाय एवं कॉफी बागान आदि क्षेत्रों के लिए लगाई गई। ये जो पूंजी मतलब इंडिया देखा, मतलब पहले इंडिया आया इन्वेस्टमेंट करने तो आया, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हुआ कि अब यहाँ पहले देखना है कि यहाँ क्या चीज़ का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो उसमें यहाँ इंडिया में था रेलवे में वो निवेश किया, जहाँ जो व्यवस्था नहीं था, जो अपना सुविधा के अनुसार वो बनाना चाह रहा था। रेलवे 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 में ये रेलवे में मतलब इन्वेस्टमेंट किया, चाय में इन्वेस्टमेंट किया, और वहाँ नौ परिवहन जो रोड वगैरह बनाने किया, क्षेत्र फिर सरकारी कर्ज को दिया, और फिर चाय एवं कॉफ़ी जो ये सब जो था उसमें इन्वेस्टमेंट किया लगाई। इस काल में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व रहा था। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना, भारत से ब्रिटेन और कर्ज की अदायगी, भारत से ब्रिटेन की ओर कर्ज अदायगी, ठीक है। फिर 1857 के महाविद्रोह जैसी घटना के पुनरावृत्ति को रोकना, मतलब पुनरावृत्ति मतलब कह सकते हैं पुनरावृत्ति, ये दोबारा ना हो, ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए रोकना। जो फिर अब देखते हैं उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण में राजनीतिक चरण, इसमें भी है राजनीतिक चरण है, प्रशासनिक चरण है, सामाजिक आर्थिक चरण है, सामाजिक चरण है, और फिर लास्ट में है सांस्कृतिक चरण। सब में था, वाणिज्य चरण में भी था, यही 5 था होता है। और वाणिज्य चरण में, औद्योगिक चरण में, फिर अब वित्तीय चरण में, ये तीनों में मतलब किसके किसके समय में कौन कौन सा ये हुआ था, मतलब कह सकते हैं कि एक समय मतलब एक तरह से हम डिफरेंट 3 तरीका से हम बांट दिया गया है, जिसमें हम वाणिज्य चरण और औद्योगिक चरण, फिर वित्तीय चरण ये लास्ट है। तो लास्ट इसके बाद क्या असर पढ़ाते हैं, और हम देखते हैं वित्तीय चरण में राजनीतिक चरण, जो 1857 जो विद्रोह हुआ था, महाविद्रोह हुआ था 1857 में, महाविद्रोह नाम दिया गया, मतलब महाविद्रोह कह सकते, तो हम सब कह सकते हैं महाविद्रोह नाम सुन के ही समझ सकते हैं महाविद्रोह, मतलब बहुत बड़ी दंगा हुआ था उस समय, तो इसलिए इसके हम महाविद्रोह कहते हैं, और ऑलरेडी कहा गया है। तो इससे क्या हुआ, महाविद्रोह में मतलब ब्रिटिश के खिलाफ ही हुआ था महाविद्रोह, तो अब इसे ब्रिटिश सरकार ने सीख लिया कि नहीं, अगर ऐसे दोबारा हुआ तो मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसे रोकने के लिए वो कदम उठाया राजनीतिक समय में। तो फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण की जगह अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर कर दिया, मतलब कहा गया कि जहाँ पर ब्रिटिश सरकार जहाँ पर नियंत्रण कर रखा था, उससे अब डायरेक्टली ने अब इनडायरेक्टली नियंत्रण करेगा। मतलब वो जो जिस मान लिया जाए कि एक गांव में है कि कोई ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन गांव वाला ही लोग क्या हुआ, किसी गांव के लोग, एक वो गांव के लोग जो मुखिया होता है या फिर सरपंच होता है, वो कंट्रोल करे, और उसका जो सरपंच जो होता है, पंचायत को जो एक सदस्य होता है, वो मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में हो, तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ता है। तो यही कहा गया कि अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अब अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करेगा। मतलब एक जो पंचायत का जो मेंबर है, जो पार्टी जो सदस्य, वो आदमी जो था, वो क्या होता है कि मतलब उससे अब वो कठपुतली हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार को हो, ठीक है। अब इसी कहा गया। फिर उसमें भारतीय राज्यों के विलय की नीति के प्रतिज्ञा
कर दिया गया। मतलब अब ब्रिटिश सरकार ने अब सोच लिया कि अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत, व्यापार में बहुत दिक्कत हो सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीका से नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब विलय करना छोड़ दिया। मतलब अपना वो होता है कि किसी पर लड़ाई झगड़ा किसी से युद्ध करके वो अपना अपने और अपना मतलब अपने साम्राज्य में वो जमीन को विलय कर लेता था। अब ऐसा नहीं करता है। ये जब महाविद्रोह के बाद ये घटना है। फिर भारतीय शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि कंपनी के द्वारा उसके साथ जो अनुभव समझौता किए गए हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। मतलब जो ब्रिटिश सरकार जिसके जो जो भारतीय राज्यों के साथ जो किया है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक सारा डील किया है, समझौता किया है, उसे अब वही रहेगा, अब उसके सिवा कुछ नहीं होगा। वो समझौता हमेशा कायम रहेगा। अब ना तो अब ब्रिटिश सरकार कह देगा अब नहीं, अब उसके आगे कोई समझौता नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि 1876 में लॉर्ड लिटिन राजकीय उपाधि अधिनियम लाया गया। जो राजकीय उपाधि अधिनियम जो था 1876 में जो लॉर्ड लिटन लाया था, इसके आधार पर महारानी विक्टोरिया अब भारत के सम्राज्ञी बन चुकी थी, साम्राज्य बन चुकी थी। जो महारानी विक्टोरिया जो थी वो मतलब ये भारत के जो थी वो साम्राज्य बन चुकी थी। 1877 में दिल्ली दरबार की आयोजन हुआ। अब दरबार में वो जो मेन क्वीन थी विक्टोरिया, वो क्वीन थी। अब दिल्ली का जो दरबार था वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, जो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय शासकों को शामिल होना पड़ा। जो वहाँ जो अदर राज्य के जो थे वो भी अब इसमें शामिल हुआ है। ब्रिटिश सरकार उसे इनवाइट किया तो वो भी शामिल हुआ। तो उनके शामिल हुआ तो फिर ब्रिटिश क्राउन के तय करने के लगे कि इस शासक को कौन कौन सी उपाधि किसके तोपों दिया जाए। मतलब जो शासक जो थे वो सब सोचता था कि कितना कौन कौन सा शासक को कौन कौन सा उपाधि दिया जाए। तो तुम एक तरह से सलामी दिया जाए, तोपों की सलामी। जो होता है कि एक तोपों की सलामी, 20 तोपों की सलामी जिसको जितना तोप मतलब फायर करते थे उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। कोई एक तोप का, कोई 2 तोप का, कोई 10 तोप का। जिसको 10 तोप का सलामी दिया वो काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट पे रहता था, उसको ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते थे। सबसे सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेबल लोग रहते थे। फिर इस महाविद्रोह में हम देखते हैं कि फिर कैनिंग के द्वारा भारतीय शासकों के संबंध में एक नई नीति आरंभ की गई। उसके अनुसार भारतीय शासक में कुलीन समाज भारतीयों के नेता होते हैं। मतलब यहाँ पता है जो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो ब्रिटिश के जो राजाओं जो थी ब्रिटिश इंडिया जो अदर शासक हैं उससे मतलब जो नीति के साथ मतलब सही रिश्ता बनाने की कोशिश की लॉर्ड कैनिंग ने। जो कुलीन जो हम बोलते हैं, कुलीन शब्द होता है कि एक मतलब जमींदार को हम बोलते हैं कुलीन शब्द को। फिर हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं कि इस काल में आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था भी रूप में टेलीग्राफ विकास हो रहा था। जो मतलब 1857 के बाद जो हो रहा था वो क्या हुआ कि ये आधुनिक काल में रेलवे का विकास हुआ, टेलीग्राफ का विकास हुआ, रोड का विकास हुआ, संचार मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम भी सही किया गया। मतलब व्यापार हो मतलब ये मतलब इस समय में वित्तीय चरण में हम देखते हुआ था। मतलब धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा था। तो इस तरह व्यावसायिक रूप में आधुनिक यातायात एवं संचार के माध्यम से भारतीय राष्ट्र ब्रिटिश भारत के साथ जड़ने जा चुके थे। मतलब अब पूरी तरह से मतलब संचार व्यवस्था में व्यापार में एक तरह से अब मतलब पूरा घुल मिल चुका था इंडिया के साथ। तो अब अब आगे से पढ़ाएंगे क्या प्रशासनिक नीति। तो आगे हम यही पढ़ाएंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ा दिए राजनीतिक नीति। अब इसमें जो भी हम समझें नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रशासनिक नीति। तो हम सर पढ़ाएंगे उसका हम रिवीजन करेंगे फिर से यहीं पर।